हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया जो है आपका पूरा नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, जिनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? महात्मा गांधी की। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत की सबसे पहली जो पुरानी पार्टी है उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। ये वो दौर था जिसको नरम दल का दौर कहा जाता है, यानी 1885 से लेकर और 1905 तक। ठीक है। और 1905 से लेकर और 1916 तक ये आपका एक्सट्रीमिस्ट का दौर था। यानी ये लिबरलिस्ट का और ये एक्सट्रीमिस्ट का। और इसके बाद में 1917 से लेकर और हमारे इसके अंदर 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, इसको कहते हैं गांधीयन एरा। इसको क्या कहते हैं? गांधीयन एरा, यानी ये गांधी युग है। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम सीधा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देखेंगे। महात्मा गांधी अपनी बैरिस्ट्री पूरी करते हैं लंदन से वापस आते हैं भारत में, और भारत से एक बहुत बड़े व्यापारी साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम है अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स का केस लड़ने महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। और साउथ अफ्रीका से उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे चाहे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट हो या फिर आपका नॉन कोऑपरेशन हो, एपार्थीड पॉलिसी हो, किस प्रकार से चीज़ों को करना है, ये सब कुछ चीज़ें महात्मा गांधी आंदोलन वगैरह, सत्याग्रह वगैरह साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। अब महात्मा गांधी 9 जनवरी यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आते हैं। इस दिन को हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? NRI डे से। NRI डे, नॉन रेजिडेंट्स इंडिया, यानी अप्रवासी भारतीय। इस दिन के इसके नाम से हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी जब आते हैं तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले सजेस्टेड महात्मा गांधी दैट ऑब्जर्व द थिंग्स, ऑब्जर्व द सिचुएशन, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। तो आपको कुछ करना नहीं है, 1 साल फॉर ए ईयर जस्ट ओनली सी द सिचुएशंस व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो चीज़ों को चारों तरफ से देखो, सुनो, समझो और फिर उसके बाद में आप कुछ करिए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया। महात्मा गांधी ने 1 साल तक पूरी सिचुएशन को समझा। और 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन शुरू होता है। ये पहला आंदोलन महात्मा गांधी का कहलाता है सत्याग्रह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सत्याग्रह का है, क्या है? सत्य के लिए लड़ाई, सत्य के साथ लड़ाई, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई। फाइट फॉर ट्रुथ, फाइट अगेंस्ट अनजस्ट, फाइट विद ट्रुथ। और सत्याग्रही का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सत्याग्रही का सबसे बड़ा धर्म होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्मः। सत्याग्रही का सबसे परम धर्म क्या होता है? अहिंसा होता है। अहिंसा ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो ये सबसे पहला जो सत्याग्रह है, इन्होंने कहाँ शुरू किया? चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब इसमें कुछ 1-2 बातें। चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग जाते हैं। किसके बुलाव पर? कौन बुलाता है? उस आदमी का नाम था डॉक्टर राजकुमार शुक्ला के बुलाव पर जाते हैं। अब यहाँ पर चक्कर क्या था कि बिहार में जो चंपारण जो जगह है, देखिएगा ये मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैप में आपसे पूछ सकता है कि चंपारण को लोकेट करिए, बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है। तो इसमें आंदोलन इसलिए हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो
जो चंपारण के जो किसान हैं उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करते थे। इंडिगो का मतलब होता है क्या? नील। और नील एक ऐसा पौधा है जिसकी रूट्स जमीन के काफ़ी गहराई तक जाती है। अब इस वजह से जो जमीन का जो नाइट्राइट जो पावर है या फिर जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस वजह से वो ज़मीन क्या हो जाती है? बिकम्स इनफर्टाइल। इस वजह से जो किसान थे दे डिड नॉट want to grow indigo on their agriculture in their agriculture field। अब ब्रिटिशर्स, जो आपको पता है कि भारत का जो पेनिनसुला कॉटन जो टेक्सटाइल है उसके अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ थी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि आप इंडिगो उगाओ। अब इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे। थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें इंडिगो उगाने की सिस्टम जो थी वो क्या थी? जैसे कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसके ये अंग्रेजों ने 20 टुकड़े कर दिए, 20 टुकड़े कर दिए मान लीजिए, तो इसमें से आपको 3 टुकड़े के अंदर और ये नील उगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये 3/20 यानी 3/20। इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहते थे। 3 कठिया सिस्टम इसका ही नाम था। अब महात्मा गांधी वहां पर गए कि भाई क्यों, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई उगाना चाहे तो उगाए और न उगाना चाहे तो न उगाए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी को, ये पहला आंदोलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी को काफ़ी सफलता मिलती है। अब देखिएगा अगला जो है वो आपका आएगा क्या? तो ये चंपारण का पहला आंदोलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी को सफलता मिली थी। इसके बाद में दूसरा आंदोलन भी आपका 1917 में ही होता है। 1917 के अंदर दूसरा आंदोलन जिसका नाम था क्या? खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये दूसरा सत्याग्रह है। 1917 का पहला सत्याग्रह चंपारण, दूसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में पड़ा। खेड़ा का आंदोलन क्यों था? एक तो इस जगह पर भयंकर ड्रॉट पड़ा था, नंबर 2 यहां पर इंक्रीजिंग टैक्सेस यानी लगान बढ़ा हुआ था, और इसी के साथ में प्लेग एपिडेमिक की था। प्लेग एपिडेमिक, ये तीनों कारणों से किसान जो है वो काफी डिप्रेस्ड में थे। और ऐसे डिप्रेशन के अंदर जबकि सूखा पड़ा हुआ हो और ऊपर से जो अंग्रेज सरकार है वो कहती है कि भाई बढ़ावा टैक्स दो, तो किसान कहाँ से दे? इस वजह से महात्मा गांधी को यहाँ पर इनवाइट किया गया। महात्मा गांधी ने आके विरोध किया और फिर इस बात पर सहमति हुई कि भाई जो किसान टैक्स या फिर जो लगान है वो दे सकता है वो दे, और जिनकी क्षमता नहीं है वो नहीं दे। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे इसमें भी ये दूसरा आंदोलन था सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जिसमें सफलता मिली। अब तीसरा सत्याग्रह आपका शुरू होता है 1918 में। ये आपका कहाँ पर था? अहमदाबाद में। अब आपको पता है अहमदाबाद को क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर। तो यहीं पर ये पड़ा गुजरात में, और यहाँ पर जो आंदोलन था वो किसके द्वारा था? मील वर्कर्स के द्वारा। मील वर्कर्स और मालिकों में ये पैक्ट हुआ था कि अगर आप इस ड्रोट और ये जो एपिडेमिक है इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं जैसे भी, तो आपको 50% का बोनस दिया जाएगा। कितना प्रतिशत बोनस दिया जाएगा? 50%। ये मालिकों के द्वारा कमिटमेंट हुआ। वर्कर्स ने काम भी किया, लेकिन फिर इसके बाद में जो मिल ओनर्स थे उन्होंने अपना प्रोमिस तोड़ दिया और मजदूरों से कहा कि हम आपको 15% यानी 15% देंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। अब 50% बोल के 15% कैसे ले? महात्मा गांधी को फिर एक बार इनवाइट किया गया। अब महात्मा गांधी ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से बात जो है वो 35% पर आकर सहमति बन गई कि भी ठीक है, न तुम्हारा और न हमारा, और बीच का एक सिस्टम हो गया जो कितना था? 35%। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि शुरुआत के जो 3 सत्याग्रह जो आंदोलन है उसके अंदर महात्मा गांधी ने इन छोटी छोटी सफलताओं से अपने आप को बूस्टअप किया और एक अपनी लाइन डाल दी, अपनी पॉपुलैरिटी भारत के अंदर बना ली। अब हम बढ़ेंगे इसके अंदर आगे। देखिएगा तीनों जगह जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैप में।
चंपारण बिहार के अंदर पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और खेड़ा भी गुजरात में पड़ता है। सीधा खेड़ा नाम से शब्द आ जाएगा, खेड़ा को लोकेट कीजिए, कहाँ पर कर देंगे, गुजरात में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर एक डेट आएगी जिसका नाम है 1919। अब 1919 जो है उसको अपन शॉर्ट में जो आपसे पूछ सकते हैं वो बातें देखेंगे। 1919 में भी आपके 3 इंसिडेंट हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे 1919 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। अब आप सोच रहे होंगे काला कानून क्यों कहते हैं? इसको इसलिए काला कानून कहते थे क्योंकि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये ध्यान रखिएगा आप कि रोलेक्ट एक्ट कहां पर पास हुआ, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को पास किया गया। सर सिडनी रोलेक्ट की प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में एक कानून आया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रोलेक्ट। अब इस एक्ट में था क्या कि एनी ऑफ द रिवोल्यूशनरी, इफ ए पर्सन caught in any type of revolutionary activities, then they could be detained for a continuous 2 years without any listening, without any hearing। यानी किसी भी शख्स को जिस पर कि शक है या फिर जो कि किसी आंदोलन के अंदर पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसको 2 वर्ष के लिए आप डिटेंट कर सकते हैं, कैद में रख सकते हैं बिना किसी सुनवाई के। नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। तो इसलिए भाई जब आप किसी कम से कम पक्ष को सुनिए तो सही, तो जब किसी को सुन ही नहीं रहे तो ऐसा कानून कैसा क्या कहलाएगा? काला कानून होगा। तो रोलेक्ट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को। अब देखिएगा इसका चारों तरफ विरोध होता है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर विरोध होता है। तो अब 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, वहां पर भी विद्रोह होता है सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में। देखिए यहां पर ये डेट इसलिए लिखी जा रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत में 6 अप्रैल 1919 को किसी भी आंदोलन में सबसे पहली बार, ये ध्यान रखिएगा अभी, हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहली बार भारत में हड़ताल शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बिफोर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जो आपका डिसकंटेंटमेंट शो कर रहे थे लोग, किसके अगेंस्ट? रोलेक्ट एक्ट के तहत। अब देखिए ये अमृतसर के अंदर हुआ। अब दिन था बैसाखी का, आपको पता है बैसाखी का त्यौहार होता है, बैसाखी का त्यौहार है और दिन है 13 अप्रैल, वर्ष आपका वही 1919। एक जगह पड़ती है कहां पर? अमृतसर में। अमृतसर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इसके अंदर इस एरिया में मार्शियल लॉ लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? मार्शियल लॉ। अब देखिए मार्शियल लॉ का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ पर धारा 144 है कि 4 लोग कहीं पर हथियारबंद या फिर कहीं पर नहीं दिखे जाने चाहिए। इसी प्रकार मार्शियल लॉ के अंदर होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर अलाउड नहीं है। आप अपने घर में रहिए, घर से बाहर किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर टोटली बैन है। अब आप देखिए कि जलियांवाला बाग उस टाइम पर 1919 में जो गांव कंट्री साइड से जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं था। दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट द मार्शियल लॉ हैज बीन इम्पोज्ड ओवर देयर एंड सम वर gathered over there in the Jallianwala Bagh place to oppose or planned in what way we can oppose this black law और काला कानून रोलेक्ट एक्ट। तो इसलिए लोग इकट्ठे हुए। अब यहाँ पर मार्शल जो ऑफिसर था उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या करा कि इस जलियांवाला बाग के एक ही गेट था, सिर्फ एक गेट, यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट। अब इस गेट को ही उसने बंद कर दिया। अब अंदर बेचारे कितने सारे लोग हैं और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश सोल्जर्स
दे फायर अपॉन indiscriminately on innocent people and hundreds of killed, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। और गजब की चीज़ ये है कि जब बाद में इस केस की पैरवी होती है तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये जज जो है वो क्या कहते हैं कि ठीक था एक्शन, लेकिन थोड़ा सा ज्यादती ज़्यादा हो गई। और इस आदमी को, जनरल डायर को, ब्रिटिश शासन का शेर कहा गया। कैसे फूटे हुए चश्मे से, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कैसे फूटे हुए चश्मे से उस व्यक्ति ने देखा होगा कि थोड़ी सी ज्यादती है, ये थोड़ी सी ज्यादती है, सैकड़ों लोग मर गए हैं, कम से कम ऐसे चश्मा तो ढंका ले लो, फूटा हुआ चश्मा से देख रहे हो तुम। तो इस समय पर देखिए टाइम क्या है, 1919। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, यानी चश्मा फूटा हुआ है इसका, फूटे हुए चश्मे से देख रहा था ये, तो गवर्नर जनरल का नाम था चेम्सफोर्ड। तो ये घटना हो गई आपकी जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर होती है? आपकी अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। अब इसके दूसरी घटना देखते हैं 1919। दूसरी घटना इसकी 1919 की पहली घटना आपकी खिलाफत मोमेंट हो गया, और दूसरी घटना इसकी जो होती है वो होती है आपकी खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट में क्या होता है? खिलाफत मोमेंट, तो खिलाफत मोमेंट जो है ये क्या था, ध्यान से समझिएगा। खिलाफत मोमेंट देखिए, कंट्री है अरबियन कंट्री, वैसे यूरोप में है आज के टाइम पर तुर्की। तुर्की का जो इस्लामिक हेड है, इस्लामिक हेड, उसको बोलते हैं खलीफा। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है और जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, उसने तुर्की पर भी आक्रमण कर दिया और यहाँ का जो खलीफा है उसको अपदस्थ कर दिया, यानी अपने पदों से हटा दिया और उसके सारे अधिकार छीन लिए। अब इस्लामिक जो कंट्रीज़ है, इस्लामिक जो वर्ल्ड है, उसके अंदर सारे के सारे जो लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, भाई हमारे लीडर को कैसे हटाया आपने। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ से जो इस्लामिक जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का भरपूर विरोध किया। अब इस चीज़ का विरोध हमारे भारत में भी होता है, भाई इंडिया में भी तो होगा। तो इंडिया में खिलाफत करने वाले जो लोग थे उनका नाम था अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के अंदर कौन कौन थे? एक तो मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली। तो आपसे पूछ सकता है खिलाफत मोमेंट के दो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, तो आप जवाब दे दीजिएगा मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब इस खिलाफत कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी नवंबर 1919 में। देखिएगा, नवंबर 1919 में ये जो खिलाफत कमेटी है, खिलाफत कमेटी, इसकी स्थापना होती है नवंबर 1919 में। और कहाँ पर होती है? मुंबई में इसकी स्थापना होती है। और सबसे पहली जो इसकी सभा का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? इसका गठन हुआ मार्च 1919 में, और सबसे पहले जो इसकी असेंबली होती है वो होती है नवंबर 1919 दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर एक गजब का सा कमेंट बताते हैं। महात्मा गांधी ने, मैंने कहा आपको कि शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, महात्मा गांधी ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हिंदू और मुस्लिम को साथ में रखना चाहिए, और इसलिए ये बहुत एक अच्छा मौका था जब मुसलमानों को अपने साथ में वो ला सकते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने मंच से एक कमेंट किया था, मतलब बोला उन्होंने कि ऐसा स्वर्णिम अवसर, ऐसा गोल्डन चांस अगले 100 वर्ष तक नहीं आएगा जिसमें कि हम हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ला सकते हैं। और ये चांस
वो जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इस खिलाफत कमेटी की जो पहली मीटिंग होती है नवंबर 1919 दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? महात्मा गांधी ही करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। खिलाफत जो कमेटी की जो सभा थी, खिलाफत जो मोमेंट के अंदर, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। और ये कब होती है? नवंबर 1919 में दिल्ली में। तो 1919 के आपने 3 इंसिडेंट देख लिए। अगर आपसे सीक्वेंस ही पूछता है तो सबसे पहला क्या हुआ? रोलेट एक्ट। कब आया? मार्च में। फिर दूसरा अप्रैल, वो हुआ जलियांवाला बाग। और तीसरा फिर आपका क्या हो गया? ये खिलाफत मोमेंट। क्लियर हो गया बात? अब अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगस्त 1920, अगस्त 1920, अगस्त 1920। अब जैसे ही खिलाफत मोमेंट जो है उसके अंदर गांधी जी ने उनका सहयोग दिया है, इसी प्रकार से में महात्मा गांधी ने भी के साथ जो मुस्लिम है वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब इसका सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी की तरफ से, ये सारी डेट्स आप देखिए, क्लियर कर लीजिए। महात्मा गांधी ने अपने इस आंदोलन को शुरुआत दे दी थी कब? अगस्त 1920 से ही। यानी उन्होंने चारों तरफ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। साथ में मोहम्मद अली और शौकत अली भी थे, ये भी समझ लीजिए आप। और आपको ये भी बता दें कि नॉन कोऑपरेशन के अंदर सबसे पहला आदमी जो गिरफ्तार होता है वो भी मोहम्मद अली थे। अब अगस्त 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारत के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दबदबा रखती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको पता है कि गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व थे। महात्मा गांधी का एक कमेंट मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिले उसके बाद में कांग्रेस नाम की पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी के वचन थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ लेना जरूरी है भाई, राजनीतिक दबदबा लेने के लिए, पूरे एक जनाधार लेने के लिए उस पार्टी को साथ में लेना जरूरी है। इसलिए अभी तक उनके पास में वो जनाधार नहीं। अब अगस्त के बाद में कांग्रेस का एक सेशन होता है, वो सेशन होता है सितंबर 1920 को। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बताते चलते हैं आपको कि कांग्रेस के ऐसे तो महत्वपूर्ण सेशन है। जैसे सबसे पहली बार जब स्थापना हुई थी 1885 में, उसी वक्त सेशन हुआ था। जनरली इसके सेशन भी दिसंबर में ही होते थे, क्योंकि दिसंबर में स्थापना हुई थी। तो लगभग इसके सत्र जो है भाई, वार्षिक जो सत्र, आपकी भी तो एग्जाम होती है ना सत्र की, तो इसी प्रकार से इसका सेशन सबसे पहला यहाँ पर 1885 में, दूसरा फिर 86 में और तीसरा फिर 87 में। ठीक, इस जगह पर इसके सबसे पहली बार जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो दूसरी बार जो हुआ उसके अंदर इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नारोजी। ये आप सब जानते हैं, दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार भारत में पर कैपिटा इनकम की गणना की थी 1868 के अंदर, और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय उस टाइम पर थी। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये वो व्यक्ति है जिसने थ्योरी क्या दी थी? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में 1887 के अंदर सबसे पहली बार एक मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और 1888 के अंदर जॉर्ज यूल ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। अब हमारे को जो इसके सेशन जो है वो 4 महत्वपूर्ण इसके अलावा देखने हैं। वो 4 महत्वपूर्ण सेशन कौन कौन से हैं? एक तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, इनको मिटा देते हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। एक था दिसंबर 1920 में, एक होगा 1927 में, एक होगा 1929 में। अब मैंने कहा आपको जनरली इसके सेशन कब होते थे? दिसंबर में। अब आप सोचिए, दिसंबर में 1920 में तो एक सेशन है, वो तो जनरली है, लेकिन एक सितंबर में और हो गया। इसका मतलब कुछ जरूरी
इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सेशन को हम क्या कहते हैं, स्पेशल सेशन कहते हैं, स्पेशल सेशन। अब स्पेशल सेशन क्या है भाई, स्पेशल सेशन का मतलब ये है कि ये सेशन आपका आयोजित कहाँ पर हुआ था, ये आपका आयोजित हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके अंदर प्रपोजल दिया गया था किसके लिए, एनसीएम के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए क्या किया गया था, प्रपोजल, प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, अब इसका जनरल जो है मतलब डिस्कशन हो रहा है इन महीनों के अंदर, और दिसंबर 1920 जो जनरल सेशन है इसके अंदर इसको पास्ट कर दिया था, यानी पास्ट कर लिया। पास्ट का मतलब पारित हो गया। इसका मतलब महात्मा गांधी प्रॉपर तरीके से कांग्रेस के सपोर्ट के साथ अब पूरे भारत में नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर सकते, जिसको अपन कहते हैं पॉपुलरली असहयोग आंदोलन। तो ये पास्ट हो गया, यहां पर प्रस्ताव पारित हो गया। अब इसके बाद अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 1921 1921 1 जनवरी 1921 को ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो अब आपसे पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको जवाब क्या देना है, 1 जनवरी 1921 इट वाज ऑफिशियली स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर द passed by Indian National Congress, ठीक है ना, with the support of Indian National Congress, Mahatma Gandhi officially started non-cooperation movement, and this was the first all India level movement started by महात्मा गांधी। ये भारत का सबसे पहला महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला अखिल भारतीय आंदोलन था, क्योंकि आपने पहले देखा चंपारण कहाँ था, सिर्फ बिहार की एक जगह पर, आपने देखा खेड़ा कहाँ पर था, गुजरात की एक जगह पर, आपने देखा अहमदाबाद वो कहाँ पर था, गुजरात की एक जगह पर। लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये भारत का पहला अखिल भारतीय पूरे भारत का में फैला ऐसा आंदोलन था। तो 1 जनवरी 1921 को इसको चालू किया गया था। अब देखिएगा 1927 ये 4 सेशन ध्यान रखने हैं आपको, आपसे पूछ ले जाएगा कि सितंबर 1920 का जो सेशन था उसको कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसको आप मैप में टिक करिए। आपको कुछ कलकत्ता देगा नहीं, तो कलकत्ता आपको पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन कर लिए ना, पहली चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए कलकत्ता में हुआ, दूसरा फिर कलकत्ता है कहाँ। तो इसी प्रकार से ये जहाँ पर पास्ट हुआ ये हुआ था आपका नागपुर में, ठीक है, ये हुआ था आपका नागपुर में। अब कलकत्ता कहाँ पड़ता है सबको पता है, ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, समझ में आ गई, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो दूसरा यहाँ पर हुआ। अब अगला जो है दिसंबर 1927 ये आपका सेशन हुआ था कहाँ पर, चेन्नई में। इस सेशन में की खास बात ये थी कि इसमें स्वराज की डिमांड की गई थी। देखिएगा स्वराज किसको कहते हैं, सेल्फ रूल, खुद का रूल। और दिसंबर 1929 ये इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1929 का जो सेशन है वो आपका लाहौर शहर के अंदर आयोजित किया गया था, रावी नदी के तट पर, और इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू, यानी जिसको पॉपुलरली चाचा के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसके अंदर जो डिमांड की गई वो की गई थी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। यहाँ की खास बात एक और बता देते हैं, इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि अगले ही वर्ष यानी 1930 से, अगले ही वर्ष 1930 से 26 जनवरी का जो दिन होगा उसको 1930 से अब हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। किस नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे के नाम से। अब आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंस तो 14-15 अगस्त को हो गई, क्योंकि वो 14 को तो बदतमीज वो अलग हो गया ना, तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इंडिपेंडेंस तो वही अब जब आज़ाद होंगे तभी होगी, लेकिन खैर इन्होंने इस दिन को डिसाइड किया था, इसीलिए इनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा, जो कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, मगर 1950 का दिन वो 26 जनवरी चुना गया। इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए इन
शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इनका रिस्पेक्ट करने के लिए, इनका जो डिटर्मिनेशन था वो आगे आने वाले समय में भी जो है लोगों को याद रहे, देशवासियों को याद रहे। तो ये आपका 4 सेशन थे। पहला स्पेशल सेशन ये आपका कैलकाटा के अंदर, दूसरा दिसंबर नागपुर के अंदर, तीसरा चेन्नई के अंदर और चौथा लाहौर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका बाकी का बचाव पार्ट देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।